हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास उसका अध्ययन कर रहे थे। ये तीसरा दिन है। हम लोग पिछली वीडियो में भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें से कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये सब भी हम लोगों ने देख लिया था। आप लोगों ने अगर अभी वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लें, क्योंकि जब ये जो भाषा चैप्टर है ये कंप्लीट होगा तो हम लोग इस पर एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला करेंगे, जिसमें से कि इस चैप्टर से जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उन सभी में से प्रश्न होंगे। फिर देखते हैं आप लोग उन सभी प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी का, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अर्थ क्या होता है और हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। इस वीडियो में हम लोग यही सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि हिंदी की शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। पहला है परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार और दूसरा है शब्द कल्पद्रुम के अनुसार। तो जो परंपरावादी संस्कृत पंडित थे उन्होंने हिंदी का जो उत्पत्ति है वो 2 शब्दों से माना है, हिन धन टू। तो हिन का अर्थ होता है नष्ट करना और टू का अर्थ होता है दुष्ट, अर्थात हिंदू का अर्थ है जो दुष्टों का विनाश करे। और शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदू शब्द जो है वो हीन धन धन टू से बना है, जिसका की अर्थ हो गया हीनों को दूषित करने वाला। ये दोनों मत जो है वो कल्पना प्रसूत हैं। अब देखते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। इन्होंने हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूर्णी में प्रथम बार मिला है। और हिंदू शब्द जो है वो फारसी है, जो कि संस्कृत शब्द सिंधु का क्या है, फारसी रूपांतरण है। हिंदू शब्द कैसा है, ये फारसी शब्द है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसमें मिला है, निशीथ चूर्णी में। सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी या नदी विशेष और या नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथ में था और संस्कृत के सिंधु का ईरानी में यानी ईरानी भाषा में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। इसमें ई पर बलाघात के कारण अनत्य ऊ का लोप हो गया और ये हिंदू से हिंद हो गया। हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदी शब्द बना, इसका अर्थ होता है हिंद का। और कालांतर में फिर क लुप्त हो गया इसमें से, तो ये हिंदी शब्द बन गया। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, जिसका मूल अर्थ सिंधु है। तो हिंदू से हिंद हुआ, फिर हिंद से हिंदी और हिंदी से हिंदी बन गया। देखिए एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। फिर आगे देखते हैं, ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस कहा है और वहां के निवासियों को इंदोई तथा उस प्रदेश को इंदिके अथवा इंदिका नाम से संबोधित किया है। और यही इंदिका शब्द अंग्रेजी आदि भाषा में इंडिया हो गया। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदू ये शब्द मिलता है। आइए देखते हैं भाषा के अर्थ में हिंदी के शब्द का प्रयोग और उसका विकास। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। ईरान के बादशाह नौशेरवां ने अपने दरबारी हकीम बजरोया को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। पंचतंत्र के रचयिता का क्या नाम है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। नियुक्त किया। बाजरोया ने कर्कटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला व दिमना रखा। आप लोग याद रखें कि उस अनुवाद का नाम क्या था, कलीला और दिमना। कलीला व दिमना की भूमिका नौशेरवां के मंत्री बू जर्च मिहर ने लिखी। भूमिका में कहा गया कि यह अनुवाद जबाने हिंदी से किया गया है। अरबी फारसी में जबाने हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए मिलता है। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की बस मध्य देश के देसी भाषाओं के लिए किया है। अब देखते हैं आगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है और हिंदवी शब्द का मध्य देशीय भाषा के लिए। यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदवी या हिंदुई है। हिंदू धन ई अर्थात कि हिंदुओं की भाषा।
हिंदुई शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, देखिए ये प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में 2-3 बार पूछा जा चुका है। एक पेपर में पूछा था कि ये जो पंक्तियां हैं इसके रचयिता कौन है, और एक पेपर में पूछा गया था कि ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं। तो इसके रचयिता जो है वो नूर मोहम्मद है, और इनकी जो रचना है अनुराग बांसुरी, ये पंक्तियां उसी से ली गई हैं कि हिंदू मंग पर पाँव न राखो, काजो बहुते हिंदी भाख्यों। 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। 19वीं सदी मध्य के पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेख्ता के समानार्थी रूप में चल रहा था। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसाफी में मिलता है। खुदा रखे जबा हमने सुनी है मीर वो मिर्जा की, कहे किस मुंह से हम मुसाफी उर्दू हमारी है। प्रोफेसर आजाद ने आबे हयात में ब्रज भाषा से उर्दू का जन्म माना है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि ब्रज भाषा से उर्दू का जन्म किसने माना है, तो प्रोफेसर आजाद ने इस रचना में अपनी रचना आबे हयात में। रेख्ता का फारसी में अर्थ होता है गिरा हुआ या गिराकर बनाया हुआ ढेर। भारत में रेख्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में हुआ। रेख्ता नाम 18वीं सदी से प्रारंभ होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलन ने सन 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया है। वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का अर्थ है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा। इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश भी कहा जाता है। वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है तथा राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक है। तो हमने देखा हिंदी की व्युत्पत्ति और उसका अर्थ क्या था। अब आइए हम लोग देखते हैं हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं और उनकी उपभाषाएं क्या हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो ये देखिए, एक तरफ हम लोग चार्ट बनाएंगे, अपभ्रंश लिखेंगे, फिर उसकी उपभाषा और उसकी बोली। तो अपभ्रंश 3 है, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्ध मागधी और मागधी। पहले शौरसेनी अपभ्रंश का देखते हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश जो है इसकी 2 उपभाषाएं हैं, 3 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को देखें तो पश्चिमी हिंदी के 2 भाग हो गए, आकार बहुल और ओकार बहुल। तो आकार बहुल में जो बोली आती है वो है कौरवी, हरियाणवी या उसे बांगरू भी कहते हैं, और एक है दक्षिणी। ये तीनों बोलियां किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की आकार बहुल की। फिर ओकार बहुल की देखें तो 3 बोलियां हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो कुल मिलाकर ये 6 हैं, 6 बोलियां ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ गई और अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश हुआ। अब देखते हैं सब राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी में एक है ट वर्ग बहुला और इसमें ये 4 आती हैं बोलियां, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी और मेवाती और मालवी। फिर है पहाड़ी हिंदी, इसका भी शौरसेनी अपभ्रंश है। बोलियां इसमें 2 हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। अब देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। इसकी उपभाषा पूर्वी हिंदी है और इसकी बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब देखते हैं मागधी। मागधी अपभ्रंश की उपभाषा जो है वो बिहारी हिंदी है और बोलियां हैं इसकी भोजपुरी, मगही और मैथिली। इससे भी एग्जाम में बहुत बार ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियों ताजुबेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम और उसकी बोलियों को, उप बोलियों को देखते हैं। एक तरफ हम लोग देखेंगे बोली, फिर अन्य नाम और उप बोलियां। तो हरियाणवी बोली जो है उसको हम लोग बांगरू या देशवाली भी कहते हैं। उसकी उप बोलियों में जाटू और चमरवा आते हैं। ब्रजभाषा बोली को हम लोग अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी उप बोलियां हैं भुक्सा, जादोवाटी, डांगी। बुंदेली बोली को बुंदेलखंडी भी कहा जाता है, जिसकी बोलियां हैं, उप बोलियां हैं पावरी, बनाफरी, लोधांती, निभट्ठा। अवधी बोली के अंतर्गत कौन कौन से आती हैं? जोलहा, गहोरा, जूडर। कौरवी को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।
छत्तीसगढ़ी को खलटाही या लड़िया कहा जाता है। बघेली को रिवाई कहा जाता है क्योंकि रीवा प्रदेश में बोली जाती है और इसकी उपबोली है निबट्ठा। डिंगल को भाट भाषा और पिंगल को नाग भाषा भी कहा जाता है। और इस बोलियों का जो नामकरण करता है वो ऐसे हैं। कौरवी राहुल संकृत्यायन ने इसका नामकरण किया था। ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, राजस्थानी ग्रियर्सन, डिंगल बांकीदास, बिहारी ग्रियर्सन, भोजपुरी रेमंड, मैथिली का नामकरण कोलब्रुक ने किया था। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र कौन कौन सा है। जैसे देखिए ये ओकार बहुला उपभाषा जो है उसकी बोलियां हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। इसका बोली क्षेत्र कौन कौन सा है तो ब्रजभाषा का बोली क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। बुंदेली का है उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर और मध्य प्रदेश में है सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। कन्नौजी में है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। मारवाड़ी बोली के अंतर्गत ये 4 आते हैं जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। कुमाऊनी बोली के अंतर्गत भी 3 आते हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली के अंतर्गत भी आते हैं 4 टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। और मालवी में उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास। आकार बहुला जो विशिष्टता है उसमें देखें तो बोली है कौरवी और इसके बोली क्षेत्र कौन कौन से हैं तो बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। इन क्षेत्रों में कौरवी बोली बोली जाती है या फिर कहें खड़ी बोली। दक्षिणी बोली का बोली क्षेत्र देखें तो दक्षिण भारत में बोली जाती है जिसमें कि बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद ये सब शहर आते हैं। अवधि जो है वो अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ इन सारे क्षेत्रों में जो अवधि बोली का प्रयोग किया जाता है। बघेली जो बोली है वो रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्जापुर में बोली जाती है। भोजपुरी को देखें तो ये इकार बहुला इसकी विशेषता है और इसका बोली क्षेत्र है भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस। तो ये हम लोगों ने देखा कि हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं और उसका बोली क्षेत्र क्या है। बाकी हिंदी की और जो विभिन्न बोलियां हैं वो किस अभ्रंश से हैं ये भी हमने देखा। हिंदी की शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसका किन किन अर्थों में प्रयोग हुआ, हिंदी भाषा का प्रयोग और उसके विकास, ये भी हम इस वीडियो में हम लोगों ने ये सब देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी की लिपियों के बारे में, जिसमें से कि उसमें ब्राह्मी है, खरोष्ठी है और